हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ऑपरेटर्स वैसे तो आपने प्रीवियस ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा C++ के अंदर। ऑलमोस्ट वही ऑपरेटर्स आपको जावा के अंदर मिलेंगे, माइनर डिफरेंसेस के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। जब ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? तो आप देख पा रहे हो कि ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है। ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन वन और more arguments to produce a results. Java provide a rich set of operators to manipulate variables. सिंपल सा मतलब है कि ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है। ऑपरेटर एक सिंबल है, जैसे आपने कहा 2 + 3, तो यहाँ प्लस क्या है, एक सिंबल है जो किन पर अप्लाई हो रहा है, 2 और 3 पर अप्लाई हो रहा है। तो इस 2 और 3 को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। मतलब ऑपरेटर एक सिंबल है जो किन पर अप्लाई होता है, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, 2 और 3 को ऑपरेंड्स भी बोल सकते हैं। मतलब ऑपरेटर ये सिंबल जो इन आर्ग्यूमेंट्स पर जब इन ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है तो क्या करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर एक सिंबल है जिसको हम ऑपरेंड्स पर अप्लाई करते हैं, और जब ऑपरेटर ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है तो वो क्या करता है, ऑपरेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे 2 और 3, जैसे कि आप कहें कि 2 + 3, तो यहाँ पर प्लस एक सिंबल था जिसको हम ऑपरेटर कह रहे हैं। जब 2 और 3 ऑपरेंड पर अप्लाई हुआ तो इसने एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया 5। 2 + 3 = 5। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड है, लेकिन यहाँ 2 और 3 ऑपरेंड किस फॉर्म में है, न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑपरेटर ऑपरेंड की जब हम बात करेंगे तो ऑपरेंड कौन कौन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेंड्स कौन कौन हो सकता है, तो ऑपरेंड कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे अभी मैंने कहा 2 + 3, तो यहाँ पर प्लस तो ऑपरेटर हो गया, और 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड्स है, जो कि क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो कोई भी इंटीजर, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कोई भी कैरेक्टर क्या हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है। इसी तरीके से एनी प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल, इसमें भी वही बात आ जाएगी। इसमें एक एक्स्ट्रा की भी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू और कोई भी बूलियन वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू और कोई भी बूलियन वैल्यू क्या हो सकती है, ऑपरेंड हो सकती है। ठीक है। बूलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। मतलब ऑपरेंड जो है, ऑपरेटर किन पर अप्लाई होता है, ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है। तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मतलब इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर और एनी प्रिमिटिव, फिर से इसने प्रिमिटिव अलग से दिया, तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू और कोई भी बूलियन वैल्यू क्या हो सकती है, ऑपरेंड हो सकती है। इसके अलावा ये कह रहा है कि कोई भी रेफरेंस वेरिएबल, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को अपने अंदर स्टोर किए हुए, उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जिस वेरिएबल के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो कोई भी रेफरेंस वेरिएबल भी क्या हो सकता है, एक ऑपरेंड हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी लिटरल मतलब जो वैल्यूज हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात आ जाएगी कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी बूलियन वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू क्या हो सकती है, ऑपरेंड हो सकती है। इसके बाद में ये कह रहा है कि कोई भी एरे एलिमेंट क्या हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है। सपोज करो एक बार बूलियन वैल्यू तो बताओगे दोबारा। बूलियन वैल्यू, मैंने कल आपको एक बूलियन डेटा टाइप बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि बूलियन डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जो दो ही वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। एक तो TRUE ट्रू
और एक FALSE फॉल्स, FALSE फॉल्स। तो बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो दो ही टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो मतलब कोई भी ऑपरेंड जो है वो ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। उसके बाद में कोई भी एरे एलिमेंट, सपोज करो कि आपने एक एरे ले रखा है और अब आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसे कहा ए की 2 पोजीशन प्लस ए की 3 पोजीशन, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर पा रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि आप यहां पर एरे मान लो ए की 2 पोजीशन पर 5 है, ए की 3 पोजीशन पर 4 है। तो कहने का मतलब आप 5 प्लस 4 कर रहे हो, जबकि आपने यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि एरे की 2 पोजीशन वाला एलिमेंट और एरे की 3 पोजीशन वाला एलिमेंट क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो इसीलिए हमने लिखा है कि कोई भी एरे एलिमेंट भी क्या हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है। देखो यहाँ पर प्लस लगाया है और प्लस जिन पर अप्लाई हुआ उसे क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। तो कोई भी एरे एलिमेंट भी क्या हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है। इसके अलावा ये कह रहा है कैरेक्टर प्रिमिटिव, कैरेक्टर प्रिमिटिव, तो ये कह रहा है which in numeric operation is treated as an unsigned 2 byte integer। ये यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है किसी भी कैरेक्टर पर, सपोज करो कि आपने ऐसे लिखा, आपको पता है कि कैरेक्टर हम सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा कैरेक्टर ए प्लस कैरेक्टर बी, कैरेक्टर ए प्लस कैरेक्टर बी, आपने ऐसे लिख दिया। तो अब आपने लिखा, अब यहाँ पर ऑपरेंड कौन है, यहाँ पर ऑपरेंड एक तो ये है और एक ये, मतलब दोनों ही क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन एक्चुअल में ये जो प्लस है वो किन पर काम करेगा, इन कैरेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करेगा। तो यही यहाँ पर बताना चाह रहा है कि आप कोई भी ऑपरेंड एक कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन जब आप कैरेक्टर पर ऑपरेटर अप्लाई करते हो, कैरेक्टर ऑपरेंड पर ऑपरेटर अप्लाई करते हो, तो उनकी एक्चुअल में न्यूमेरिक वैल्यू पर आप अप्लाई कर रहे होते हो। तो कुल मिलाकर के आप सिंपल वर्ड में ये समझे कि कोई भी इंटीजर, कोई भी फ्लोट, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी बूलियन, कोई भी रेफरेंस वेरिएबल कैरेक्टर ऑपरेंड हो सकता है। एनी इंटीजर, एनी फ्लोट, एनी कैरेक्टर, एनी डबल वैल्यू, एनी रेफरेंस वेरिएबल, एनी एरे एलिमेंट क्या हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है। क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। आगे चलें। यस सर। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के टाइप की। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको कितने टाइप के ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं, 9 टाइप्स के ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अगर इनको गौर से देखें तो आपको देखने को पता चलेगा कि इनमें से ऑलमोस्ट ऑपरेटर आपने किसके अंदर पढ़ लिए हैं, C++ के अंदर पढ़ लिए हैं। हो सकता है आपने 9th जो ऑपरेटर है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, मे और मे नॉट भी आपने पढ़ा है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ये इस तरीके से हमने जावा के अंदर ऑपरेटर को 9 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। वन बाय वन हम इनकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करें, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या देखें, सिंटेक्स देखें। अब सिंटेक्स में क्या कर रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो आपने क्या ले रखा है, वेरिएबल ले रखा है, और राइट साइड में आपने क्या ले रखी है, एक्सप्रेशन ले रखी है। तो आप क्या कर रहे हो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कहाँ स्टोर करवा रहे हो, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हो। मतलब राइट साइड में जो एक्सप्रेशन ले रखी है उसकी वैल्यू को आप किस में स्टोर करवा रहे हो, वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो। तो ये जो इक्वल साइन जो है, ये जो इक्वल साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि राइट साइड वाले एक्सप्रेशन वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन करवा रहा है, स्टोर करवा रहा है। मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए राइट साइड में जो दी हुई एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। अगला असाइनमेंट के यहाँ पर हमने एग्जांपल लिख रखे हैं। यहाँ पर देखो, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर दो तरीके से अप्लाई किया है। एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने प्रिमिटिव वैल्यू पर अप्लाई किया है, और एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमने रेफरेंस वेरिएबल पर अप्लाई किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि ऑपरेटर ऑपरेंड पर अप्लाई होता है, और ऑपरेंड कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू भी हो सकती है और रेफरेंस वैल्यू भी हो सकती है। और सबसे पहले हम प्रिमिटिव वैल्यू पर जब असाइनमेंट ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए a एंड b, फिर क्या हुआ, जो वैल्यू 2 है वो a में स्टोर करवा दी, और b जो है वो किसको असाइन करवा दी, सॉरी 5 जो है वो किसको असाइन करवा दी, b को असाइन करवा दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिंपली जो है वो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है। प्रिमिटिव वैल्यू जो है, प्रिमिटिव मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो आपने प्रिमिटिव वैल्यूज पर डायरेक्ट जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है। लेकिन रेफरेंस डेटा टाइप मैंने आपको क्या बताया था, जब डेटा टाइप बताया था, जब मैंने डेटा टाइप डिस्कस किया था उस टाइम में ये बताया था कि रेफरेंस डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं वो जो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं करते, बल्कि वैल्यू के रेफरेंस को, मतलब वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं। उन रेफरेंस डेटा टाइप की जब हमने बात की तो हमने कई चीजें बताई कि क्लास भी क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है, ठीक है, और इंटरफेस भी क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है, स्ट्रिंग क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है, एरे क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है। तो यहाँ पर देखो आपने क्या किया, असाइनिंग रेफरेंस, ये कह रहा है कि रेफरेंस वेरिएबल को भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखो सपोज ये इसने गलत दे दिया यहाँ, हाँ ये कह रहा है कि मान लो कि एक होम नाम की क्लास बनी हुई है, होम नाम की क्या मान रहा है, ये एक क्लास बनी हुई है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, होम नाम की क्लास का क्या क्रिएट कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। इसलिए लिखा होम होम1 इज इक्वल टू न्यू होम। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, इस न्यू होम से बनेगा। मतलब ये न्यू होम नाम का जो स्टेटमेंट है, ये न्यू होम नाम का जो स्टेटमेंट है, ये मेमोरी में क्या क्रिएट कर देगा, एक स्पेस क्रिएट कर देगा। सपोज करो ये होम नाम की क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और ये किसने बनाया, न्यू होम नाम के स्टेटमेंट ने बनाया, ठीक है, न्यू होम नाम के स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, बना दिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। सपोज करो कि इसका जो रेफरेंस है, इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 1000 है, ठीक है। अब इस न्यू होम नाम के ऑब्जेक्ट जो बन गया, इस स्टेटमेंट ने जो ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसका जो आपको ये लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आप किसमें स्टोर करवा रहे हो, इसमें, ऐसा नहीं है, बल्कि आप इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो किसमें स्टोर करवा रहे हो, होम में। मतलब अगर आपने ये जो लाइन लिखी ना, केवल अगर ये लाइन लिख दे तो इसका मतलब हो गया कि होम1 जो है वो होम क्लास टाइप का वेरिएबल है, और अगर कोई भी वेरिएबल क्लास टाइप का, होम क्या है, एक क्लास है, और होम1 क्या है, एक वेरिएबल है। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से समझूं इंट x कि x एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसी तरीके से होम1, इसका मतलब होम1 एक वेरिएबल है किस टाइप का, होम टाइप का। तो होम क्या है, क्लास है, और क्लास टाइप के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर जो होम1 जो है वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। होम1 क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, और ये रेफरेंस वेरिएबल क्या करेगा, होम क्लास के रेफरेंस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो ये जब आपने यहाँ पर इस रेफरेंस वेरिएबल और इस न्यू होम के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो किस में स्टोर है, होम टाइप के वेरिएबल, मतलब रेफरेंस वेरिएबल होम1 के अंदर स्टोर है। सॉरी, ये क्या है, होम1, ये जो आपने वेरिएबल बनाया था ये क्या हो गया, कोई भी वेरिएबल जो क्लास टाइप का होता है उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। और उस वेरिएबल का काम क्या होता है कि अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखना। रेफरेंस का मतलब यहाँ पर एड्रेस है, तो यहाँ पर न्यू होम से तो क्या बना, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में जिसने जगह घेर ली। मान लिया इसका एड्रेस क्या है, रेफरेंस क्या 1000 है, और ये होम1 है, मतलब होम1 जो वेरिएबल है वो होम टाइप का, मतलब होम1 क्या हो गया, एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, और ये अपनी होम क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल होम1 और न्यू होम मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, इसीलिए हमने क्या यूज किया, असाइनिंग रेफरेंस। मतलब रेफरेंस को असाइन करने के लिए ये इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो क्या कर रहे हैं, हम होम1 नाम के रेफरेंस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो रेफरेंस को असाइन करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी लाइन के अंदर इसने डायरेक्ट दिया है, देखो अब दूसरी लाइन में इसने क्या किया, होम होम2 का मतलब ये है कि इसने
होम क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट किया होम2, और कोई भी वेरिएबल जो क्लास टाइप का होता है उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। इसका मतलब इसने एक वेरिएबल और क्रिएट किया, किस नाम से, होम2 नाम से क्रिएट किया, और इस बार इसने क्या किया, डायरेक्ट होम1 डाल दिया। डायरेक्ट होम1 का मतलब है कि ये होम1 किसमें डाल दिया, इसमें। इस बार क्या है, होम1 के अंदर, होम1 क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसके अंदर किसका एड्रेस है, होम क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो इसका मतलब होम1 के अंदर जो है वो किसके अंदर आ गया, होम2 के अंदर भी कॉपी हो गया। इसका मतलब ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके एड्रेस जो है वो दो जगह पर स्टोर होंगे। इस बार जो है आप दूसरी लाइन के अंदर जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल को दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो एक ही ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, दो जगह रेफरेंस स्टोर हो गया, दो जगह एड्रेस स्टोर हो गया। ये बात क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट का मीन समझ में आ रहा है ना आपके? रेफरेंस वेरिएबल Yes, कोई sir. भी वेरिएबल जो क्लास टाइप का होता है, जैसे होम होम1, तो होम1 होम टाइप का वेरिएबल है, क्लास टाइप का वेरिएबल है, तो इसलिए होम1 क्या हो गया, रेफरेंस वेरिएबल। और न्यू होम दिस स्टेटमेंट इज रिस्पांसिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इनटू मेमोरी। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब हम अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाम से ही क्लियर है, इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीज करना और डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीज करना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि आप देख रहे हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? यस सर। अच्छा, अब ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर जिसको मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह रहा हूँ, प्लस प्लस को मैं क्या कह रहा हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह रहा हूँ, और माइनस माइनस को क्या कह रहा हूँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कह रहा हूँ। अब ये क्या करे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एड एन इंटीजर वेरिएबल बाय 1। इसने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही ऑपरेटर के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर ये 1 ऐड कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड एन इंटीजर वेरिएबल बाय 1। मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल ले रखा है ए, और ए के अंदर वैल्यू डाल रखी है क्या, जैसे आपने सपोज करो एक वैल्यू डाल रखी है 5, तो अगर आप इस पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं a प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है a, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, दिए गए वेरिएबल के अंदर 1 ऐड कर देता है। और इन द सेम वे अगर हम डिक्रीमेंट की बात करें, इन द सेम वे अगर हम किसकी बात करें, डिक्रीमेंट की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये लिख देता a माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ कि a के अंदर एक क्या हो गया, माइनस हो गया, a के अंदर एक क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इंक्रीमेंट वेरिएबल, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, दिए गए वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिए गए वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई नॉर्मली हम किस तरीके से यूज करते हैं। नॉर्मली हम देखो अपने लिखते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका मीन्स ये हो गया कि a के अंदर आपने एक ऐड किया और किस में स्टोर करवा दिया, a में। मतलब आप a की वैल्यू में क्या ऐड कर रहे हो, एक ऐड कर रहे हो। आप इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में कैसे लिख सकते हो, शॉर्टकट में a प्लस प्लस या प्लस प्लस a प्लस प्लस या प्लस प्लस a। मतलब आपने एक बार तो प्लस प्लस बाद में लगा रखा है और एक प्लस प्लस क्या लगा रखा है, पहले लगा रखा है। अगर आपने a के बाद में जो प्लस प्लस लगाया है, इसको कौन सा इंक्रीमेंट बोलते हैं, बताना जरा। Post increment. इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर जो आपने वेरिएबल से पहले यूज कर रखा है, इसको हम बोलते हैं Increment. ठीक है। तो कहने का मतलब a प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस प्लस या प्लस प्लस a लिख सकते हैं।
इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसमें आपने क्या किया, ए के अंदर से 1 को क्या किया, माइनस किया और फिर वैल्यू किस में डाल दी, ए में। इसका मतलब ए की जो वैल्यू उसमें आप क्या कर रहे हो, ए का सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए, ये शॉर्टकट में ए माइनस माइनस का मतलब है ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, और माइनस माइनस ए का मतलब क्या है, ए माइनस 1। भाई कहने का मतलब ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए का मतलब है कि ए की वैल्यू से ए क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जहां पर कॉमनली हम कैसे लिखते हैं और इसको शॉर्ट हैंड में आप कैसे लिखेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे हमने क्या ले रखा है, एग्जाम्पल ले रखा है। आगे हमने क्या ले रखा है, प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर का एग्जाम्पल ले रखा है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। आपने प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर का यहाँ पर क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। अभी के लिए मैं बता दूं कि अगर सपोज करो, अगर आप ये पब्लिक नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। सपोज करो ये पब्लिक नहीं है, सपोज करो ये पब्लिक नहीं है, ये लो है ही नहीं, ठीक है। चलो एक मिनट, मैं इसको एक बार ऐसे ही कर दूं, ठीक है। अब क्या है, आपने क्या बनाई है, एक क्लास बनाई है, किस नाम की, एग्जाम्पल नाम की एक क्लास बनाई है, और आपने ये मेन फंक्शन ले लिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपने कितने वेरिएबल लिए, एक सारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल जे पी क्यू आर एंड एस, ये इतने सारे वेरिएबल आपने यूज कर रखे हैं, जे पी क्यू आर एस, जे पी क्यू आर एस, ये सब आपने वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें कि सबसे पहले आपने जे वेरिएबल का यूज किया, सबसे पहले आपने कौन से वेरिएबल का यूज किया, जे वेरिएबल का यूज किया, और जे के अंदर वैल्यू डाल दी 5। अब देखो जे पर हमने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से समझे। सबसे पहले मैंने जे पर क्या अप्लाई किया, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया। तो आपको पता है कि जे पर हम सब मैंने प्लस प्लस लगाया, तो ये जे की वैल्यू को क्या करेगा, एक इंक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज कर रखा है, प्लस प्लस ऑपरेटर। तो देखो इसमें क्या होगा कि जब प्री इंक्रीमेंट लगा होना, तो ये देखो काम कैसे करेगा, ये प्लस प्लस जे का मतलब क्या है कि पहले जे की वैल्यू को एक से प्लस करेगा। प्लस प्लस इंक्रीमेंट, प्लस प्लस जे का मतलब क्या है, प्लस प्लस जे का मतलब है कि पहले जे में क्या करेगा, एक ऐड करेगा और फिर जे के अंदर वैल्यू डालेगा। तो आपको पता है कि जे की वैल्यू पहले एक से बढ़ गई, जे की वैल्यू एक से बढ़ गई, मतलब जे के अंदर क्या है 5 है, तो जे की वैल्यू क्या होगी 6 हो गई, और 6 फिर किस में चला गया, जे में। तो पहले तो जे क्या हो गया 6 हो गया, और फिर इस जे की वैल्यू किस में जाएगी, फिर इस जे की वैल्यू किस में जाएगी, पी में जाएगी। मतलब पहले जे जो है वो +1 होगा, और फिर जे की वैल्यू किस में जाएगी, पी में जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है, और 6 होकर के किस में चलेगी, पी में चलेगी। तो पहला स्टेटमेंट आपने जो दे रखा है p इज इक्वल टू प्लस पी, तो p इज इक्वल टू, ये तो आपने क्या दे रखा है, मैसेज दे रखा है, और ये मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से यूज होता है, या नॉर्मली मैं चलो आपको इसी में एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूं, आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या हो गया, क्यू नाम की एक क्लास बनाई, अब आप चाहे ऐसे लगा दो, चाहे आप कैसे लगा दो, ऐसे लगा दो। चलो मैंने यहाँ पर एक्स ले लिया, ARGS ना लिख के ये मेन फंक्शन स्टार्ट किया। अब सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया सपोज करो p। अब ये क्या कह रहा है,
इसमें जैसे इसने जैसे वेरिएबल ले रखे ना, मैं सारे वेरिएबल वैसे ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने जे पी क्यू आर एस ये सारे वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक है। जे पी क्यू आर और एस ये वेरिएबल ले ली। अब ये स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, जे के अंदर क्या डाल रहा है, वैल्यू 5 डाल रहा है। जे के अंदर वैल्यू क्या डाल रहा है, ये 5 डाल रहा है। अब जे के अंदर वैल्यू 5 डालने के बाद फिर ये क्या कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, पी का यूज कर रहा है, और क्या कर रहा है, प्लस प्लस जे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जे को क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है, पहले जे को क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है, और फिर इंक्रीमेंट वैल्यू जो जे की जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो किस में डाल रहा है, पी में डाल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि पहले जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होकर के 6 हो जाएगी, और फिर किस में जाएगी, पी में जाएगी, फिर किस में जाएगी, पी में जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब अगर सपोज करो मैं सीधा प्रिंट करता हूँ, जैसे सपोज करो मुझे पी की वैल्यू प्रिंट करवानी है, मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, पी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो पी की यहाँ पर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, देखो प्लस प्लस जे हुआ, प्लस प्लस जे होते ही क्या हो गया, प्लस प्लस जे होते ही क्या हो गया, जे की वैल्यू पहले 5 थी, फिर क्या होगी 6 होगी, और 6 होकर के किस में चलेगी, पी में चलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं पी को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं मैसेज देना चाहूँ यहाँ पर, अगर मुझे जावा के अंदर इस प्रिंट एलन मेथड के अंदर मुझे मैसेज देना है, तो मैसेज देने का तरीका देखिए कैसे होगा, डबल कोट के अंदर मैसेज दिया जाएगा। जैसे सपोज करो मुझे मैसेज देना है p इज इक्वल टू, तो ये डबल कोट के अंदर मैसेज दे दिया, और फिर मान लो मुझे इस मैसेज के साथ अटैच करना है किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। तो जावा के अंदर एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर प्लस ऐड करने का काम नहीं करेगा, ये तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है और ये एक वेरिएबल की वैल्यू है। तो स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में जब प्लस लगाएंगे तो ये कॉन्केटिनेशन का काम करेगा। कॉन्केटिनेशन का मतलब है कि इस मैसेज के साथ क्या अटैच कर देगा, ये वैल्यू अटैच कर देगा। तो प्लस प्लस जे होते ही प्लस प्लस जे होने का मतलब है जे की वैल्यू 6 होगी, और 6 किस में चला गया, पी में चला गया। तो आपका आउटपुट आएगा p इज इक्वल टू 6। चेक इट आउट। आपने जैसे फोल्डर बना रखा है ना जावा प्रोग्राम का, ये रहा जावा प्रोग्राम, या आपने अब फाइल का नाम दे दिया क्यू नाम से पहले से बनी हुई है क्लास। एक काम करते हैं यहाँ पर अपने दे देते हैं एल नाम की क्लास दे देता हूँ मैं जावा प्रोग्राम के अंदर। मैं सेव कर देता हूँ एल डॉट जावा, सेव होगी। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ से कमांड विंडो ओपन करेंगे, कमांड विंडो ओपन कर रहे हैं। यहाँ से आपको देखो कहाँ जाना है। अब आपको लंबे पाथ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सबसे पहले ई ड्राइव के अंदर ई कॉलन लिख देंगे, ई ड्राइव के अंदर आ गए। अब आपको ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, क्योंकि हमने फोल्डर बना रखा है वहां पर। अब आपको क्या करना है, जो ई डॉट जावा से सेव किया है उसको क्या, सॉरी एल डॉट जावा से जो सेव किया उसको कंपाइल करना है। तो जावा सी फाइल का नाम एल डॉट जावा, कंपाइल हो गया। अब आपको रन करवाना है, तो क्या लिख देंगे, जावा एल। आप देख रहे हो पी की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, पी की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने स्ट्रिंग लेयर का ये तो मैसेज हो गया, और ये आपने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज किया है, और ये आपके वेरिएबल की वैल्यू है। तो पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, और वो फिर उसके साथ वैल्यू अटैच हो जाएगी, कौन सी, p की वैल्यू। तो इसीलिए मैसेज आ रहा है p इज इक्वल टू p की वैल्यू 6। ओके, हाँ। तो इसी तरीके से आप देखो इस एग्जांपल के अंदर p की वैल्यू क्या होगी, पहले प्लस प्लस हुआ मतलब p की वैल्यू, j की वैल्यू 6 हुई, और 6 किसके अंदर स्टोर हो गया, p के अंदर स्टोर हुआ। तो आपने जब प्रिंट किया p इज इक्वल टू p की वैल्यू, तो p इज इक्वल टू आपकी क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर आउटपुट देखें, p इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया। उसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद आपने अगला स्टेटमेंट लिखा
Q इज इक्वल टू जे प्लस प्लस, आप ध्यान से समझना इसको, Q इज इक्वल टू क्या लिखा है, J प्लस प्लस लिखा है। इसका मतलब पहले J की वैल्यू कितनी हुई थी, आपका प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है, J की वैल्यू देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दी थी, J की वैल्यू 5 से 6 कर दी थी। अब आपने J पर क्या लगाया, प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया, लेकिन क्या लगाया, पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, देखो Q इज इक्वल टू जे प्लस प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है J बाद में इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, पहले क्या होगा, J की जो ओरिजिनल वैल्यू है, J की जो ओरिजिनल वैल्यू है किस में चली जाएगी, Q में चली जाएगी। तो J क्या हुआ था, प्लस प्लस, J प्लस प्लस होकर के क्या हो गया था, 6 हो गया था पिछली बार, पिछले स्टेटमेंट में। तो पहले तो क्या चला जाएगा, 6 किस में चला जाएगा, Q में चला जाएगा, 6 Q में चला जाएगा। और बाद में J की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, बाद में J की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। इसका मतलब J पिछली बार जो 6 हुआ था वो ओरिजिनल वैल्यू किस में चली जाएगी, Q में। इसका मतलब Q इज इक्वल टू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम Q इज इक्वल टू Q की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। और J जो है वो बाद में इंक्रीमेंट हुआ, और इंक्रीमेंट होकर के क्या हो गया, +1 हो गया। मतलब J की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 7 प्रिंट हो जाएगी, जैसा कि हम यहाँ पर J इज इक्वल टू 7 J की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, इसने कहा माइनस माइनस जे, माइनस माइनस जे। तो अभी आपने J की वैल्यू क्या प्रिंट की है, 7 प्रिंट की है। और ये प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट का मतलब है कि पहले J की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और बाद में R में जाएगी। तो J की वैल्यू लास्ट में क्या है, 7, तो 7 डिक्रीमेंट होकर के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 होकर के फिर किस में जाएगा, R में जाएगा। इसका मतलब मैं R को अगर प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। और J भी क्या हो चुका था, डिक्रीमेंट होकर के 6 हो गया, और 6 की वैल्यू R में गई, तो R क्या प्रिंट होगा, 6। तो J यहाँ पर क्या है, अब 6 है। बाद में देखो इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट लगाया है। यहाँ पर क्या लगाया, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब है कि डिक्रीमेंट बाद में होगा, पहले J की ओरिजिनल वैल्यू किस में चली जाएगी, S में चली जाएगी। तो J की ओरिजिनल वैल्यू आपको पता है कि R की वैल्यू जब 6 हुई थी, तो J 6 होकर के R में गया था। तो यहाँ पर J की वैल्यू जाने का मतलब है कि J की जो वैल्यू 6 थी वो किस में चलेगी, S में चलेगी। J की वैल्यू जो 6 थी वो किस में चलेगी, S में चलेगी। तो मैं S को जब प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, S इज इक्वल टू S की वैल्यू मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। और बाद में J जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा और J की वैल्यू को क्या कर देगा, 5 कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो आउटपुट डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर है ये? यस सर। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज किया है। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास मंडे से जो है वो हम आपकी जावा के साथ जो है वो सी शार्प की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आपकी जो है ना अभी जावा की क्लास हो रही है ना, जावा के साथ हम क्या करेंगे, 2 क्लासेस शुरू कर देंगे। एक तो जावा की हो रही है और उसके साथ में क्या हो जाएगी, आपकी सी शार्प की क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, ताकि दोनों क्लासेस जो है वो एकदम पैरेलल चलती रहे। ये पैरेलल मैं इसलिए चलाऊंगा क्योंकि आपको कंपैरिजन भी होता रहेगा, कि क्योंकि दोनों जो लैंग्वेज है, जब आप सी शार्प और जावा दोनों लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि सर दोनों जो है दोनों के सिंटेक्स सेम लग रहे हैं, दोनों के डेटा टाइप सेम लग रहे हैं, सब कुछ एकदम सेम लग रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सिंटैक्टिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। इसलिए क्या होगा, दोनों लैंग्वेज की कंपैरिजन, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें भी क्लास बनाते हैं, इसमें भी क्लास बनाते हैं, उसमें भी क्लास में मेन मेथड क्लास के अंदर लेते हैं, इसमें भी मेन मेथड क्लास के अंदर लेते हैं, उसमें भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लेते हैं, इसमें भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लेते हैं, इसमें भी स्ट्रिंग टाइप का एरे लेते हैं, उसमें भी स्ट्रिंग टाइप का एरे लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी इंटरफेस होगा, यहाँ पर भी इंटरफेस है। समझ गए? तो कहने का मतलब आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज इन दोनों लैंग्वेज के अंदर दिखाई देगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों क्लासों को एक साथ पैरेलल चलाएंगे, ताकि समझने में आपकी आसानी रहे और आपको ये भी पता चलता रहे कि अच्छा जावा के अंदर आपने प्रिंट करवाने के लिए ये सिंटेक्स पढ़ा था और सी शार्प के अंदर प्रिंट करवाने के लिए ये सिंटेक्स है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे जावा के अंदर ये मेन का जो एम है वो क्या आता है, स्मॉल आता है, जबकि अगर मैं सी शार्प की बात करूं, अगर मैं सी शार्प की बात करूं
उसके अंदर मेन का जो एम है वो क्या आता है, कैपिटल आता है। मेन का जो एम है वो क्या आता है, कैपिटल आता है। दूसरी बात आप देख रहे हो जावा के अंदर जो है ना, ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, आप स्ट्रिंग के बाद में भी लगा सकते हो और आप इस वेरिएबल के बाद में भी लगा सकते हो। जबकि सी शार्प के अंदर ये फिक्स है कि आपको ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है वो हमेशा आपको कब यूज करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग के बाद में ही यूज करना पड़ेगा। मतलब अभी जो मैंने सिंटेक्स लिख रखा है वो किसका है, सी शार्प लैंग्वेज का सिंटेक्स है। मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का जो एरे लिया है ये सी शार्प के अंदर ऐसे यूज होता है, जबकि जावा के अंदर आपके पास दोनों तरीके हैं, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो और वैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। अगली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी, जिसमें हम सी शार्प और जावा दोनों लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपैरेटिव स्टडी आपको ऑटोमेटिकली होती रहेगी कि किस लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंसेस है। तब तक के लिए ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir.